आपका धनगर केमिस्ट्री लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। दो जो वीडियो थी अपनी अपलोड हो चुकी है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। आगे हम पढ़ते हैं। इसके जो पहले वाला जो वीडियो अपना अपलोड हुआ था उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने आपको अलैंगिक जनन पढ़ाया था और उसके बाद मैंने आपको कायिक जनन पढ़ाया था। तो अलैंगिक जनन और जो कि लोअर कैटेगरी के एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है या माइक्रोस्कोपिक जीवों के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने आपको कायिक जनन पढ़ाया था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर कायिक जनन की क्रिया होती है, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं अलैंगिक जनन। क्या होता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन पढ़ा था तो उसमें अपन ने देखा था कि एक ही जीव की अपने को आवश्यकता होती है आगे उनकी संतति को बनाने के लिए, उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो जनक की अपने को क्या होती है, टू पेरेंट्स यानी दो जनक की अपने को क्या होती है, आवश्यकता होती है। दो जनक की आवश्यकता होती है, उनके द्वारा ही आगे जाकर के नई संतति बनती है और उन दोनों का निषेचन होता है। उसके बाद आगे जाके नई संतति बनती है और इस तरह से उनकी जनरेशन आगे बढ़ती जाती है। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि लैंगिक अंगों के अंदर शुक्राणु और अंडाणु, मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये बनते हैं। उसके बाद इनका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है और उसके बाद आगे चल कर के फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और एक न्यू बर्थ बेबी का निर्माण होता है। तो ये जो क्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे अपन इसको आगे पढ़ने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे पढ़ने के लिए अपन को इसके बारे में सारी नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपके पास ये भी होना चाहिए साथ में कि लैंगिक अंगों के अंदर जो युग्मक है उनका निर्माण होता कैसे है, इनका निर्माण होता कैसे है। मेल के अंदर, नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु। इन दोनों का जो निर्माण होता है युग्मक, इन दोनों को अपन युग्मक बोल सकते हैं कंप्लीट। यह नर के अंदर शुक्राणु, मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये दोनों के बाद इन दोनों की निषेचन के लिए, तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का निर्माण किस जगह पे हो रहा है, लैंगिक अंगों के अंदर होता है। तो अगर अपन बात करें एक मनुष्य की, ह्यूमंस की, तो वहाँ पे देखा जाता है कि नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। एनसीईआरटी में अभी अपने जो दे रखा है वो ओनली फ्लावर के अंदर ही नहीं, जो प्लांट्स के अंदर दे रखा है और उसके बाद जो ह्यूमंस के अंदर, मनुष्य के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में दे रखा है। तो आपको पहले उसके लिए लैंगिक जनन के बारे में पता होना चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। लैंगिक जनन के अंदर केचुए का नाम सुना होगा, केचुआ, अर्थवर्म जिसको अपन बोलते हैं, सबने देख रखा है नॉर्मली, जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है वो जो केचुआ है उसके अंदर क्या होता है कि उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। अब आप सोच रहे होंगे उभयलिंगी मैम, तो उभयलिंगी का सीधा सिंपल मतलब होता है कि एक ही जीव के अंदर, यानी एक ही केचुए के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर एक पार्ट्स में शुक्राणु का बनना और दूसरे पार्ट्स में अंडाणु का बनना। ये दोनों ही एक ही जीव के अंदर बनते हैं, तो उसको बोला जाता है उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल। तो जो अर्थवर्म होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं आपको, टेप वर्म। जो प्लेटिहेल्मिन्थेस जो क्लास है उसके अंदर, जो फाइलम है प्लेटिहेल्मिन्थेस जो फाइलम है, उसके अंदर टेप वर्म को रखा गया है, जिसको अपन नॉर्मली फीताकर्मी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो फीताकर्मी है चपटेकर्मी के रूप में पाया जाता है, ये बिल्कुल चपटा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी बाइसेक्सुअल है, बट यहाँ पे दो कंडीशन लागू होती है इसके अंदर। बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल है तो इसके अंदर अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है, इसके अंदर भी अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है। एक ही जीव के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन लागू होती है कि इसके ऊपर लगता है, एक तो होता है एक्सो
एक मिनट, एक तो होता है आपका एंडोगेमी, एक होता है आपका एक्सोगेमी गेमी। ओके, अब ये दोनों जो कंडीशन है वो दोनों अपने पास जो एग्जाम्पल है आपके पास सामने मैंने आपको बताए हैं कि लैंगिक जनन के अंदर ये उभयलिंगी जंतु है, दोनों ही उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन कभी कभी ये यूनिसेक्सुअल भी होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, ये देखते हैं। एंडोगेमी का मतलब सीधा सिंपल है कि टेप वर्म के अंदर क्या होता है कि ये है जो टेप वर्म होता है वो अपने ही शुक्राणु के द्वारा उसी के अंदर प्रेजेंट अंडाणु को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। मतलब इसके शुक्राणु के द्वारा इसी के अंडाणु को क्या किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है और आगे जाकर के न्यू जाइगोट बन के नया क्या बन जाता है, यहाँ पर टेप वर्म बन जाता है। ओके, ये हो गई कंडीशन एंडोगेमी। यूनिसेक्सुअल एंडोगेमी कंडीशन अपने पास टेप वर्म में प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक्सोगेमी, तो यहाँ पे जो केचुआ है, मनुष्य के अंदर भी ऐसा होता है। केचुआ जो है वो बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ ये क्या करता है कि ये कभी भी अपने शुक्राणु को उसी के अंडाणु में कभी भी फर्टिलाइज नहीं करता है, निषेचन नहीं करता है। क्यों, ये दूसरे जो अर्थवर्म रहेगा उसी के साथ में क्या करता है, उसके शुक्राणु के साथ में ये अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा और उसके शुक्राणु को उसके दूसरे वाले केचुए के अंडाणु के साथ में क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। मतलब अपने स्वयं के साथ कभी भी फर्टिलाइज नहीं करता है। ओके, तो यहाँ हो गई दो कंडीशन, एंडोगेमी और एक्सोगेमी। एक्सो का मतलब होता है बाह्य और एंडो का मतलब होता है आंतरिक, स्वयं में। तो ये दोनों कंडीशन टेप वर्म और केचुए में प्रेजेंट होती है। मनुष्य में भी एक्सोगेमी ही मान सकते हो आप, क्योंकि एक नर होता है और एक मादा होती है, दोनों के शुक्राणु को एक दूसरे के साथ इंजेक्ट किया जाता है, तभी जाकर के न्यू बर्थ बेबी का निर्माण होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। बट आपको ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए। लैंगिक जनन के अंदर अपन ने उभयलिंगी बताया है। अब मैं यहाँ पे ये तो मैंने उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल के बारे में बता रही। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक लिंगी का मतलब क्या होता है, एक लिंगी अगर देखा जाए तो एक लिंगी का मतलब है मनुष्य भी एक लिंगी है। नर सेपरेट होगा, मादा बिल्कुल सेपरेट रहती है। कोई एक दूसरे में कभी ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर अंडाणु भी है, शुक्राणु भी है, नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो बात बता रही हूँ मैं आपको, एक लिंगी का मतलब होता है नर और मादा दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं। अब ये तो हो गई अपनी इसकी बात। चलो आगे क्या करते हैं अपन इसको कंटिन्यू। अब आपने देखा होगा कि जो जितने भी अपन जो पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन, वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं होती है वो कौन सी अवस्थाएं होती है, जिनके द्वारा मतलब कौन सी अवस्था में प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के बाद उनके लैंगिक अंगों का निर्माण होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बर्थ बेबी का निर्माण और वो आगे जाके रिप्रोडक्टिव करने लग जाएगा, नहीं, प्रजनन करने लग जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। लैंगिक जनन। अब आपकी पहली अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसको जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं। किशोरावस्था अपने पास 3 प्रेजेंट है किशोरावस्था। तो यहाँ पे देखा होगा कि किशोरावस्था को प्लांट्स में कायिक जनन बोला जाता है, कायिक जनन बोला जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, किशोरावस्था वो अवस्था होती है जिसके अंदर अपने लैंगिक अंगों का, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके लैंगिक अंगों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है। यहाँ पे जो बात करें किशोरावस्था में, यहाँ पे वो प्रजनन के लिए भी तैयार नहीं है। अभी उनका सिर्फ क्या हो रहा है, प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, मतलब उनकी किशोरावस्था स्टार्ट हुई है। अभी सिर्फ वो क्या करेंगे, सिर्फ
यहाँ पे उनके जो लैंगिक अंग है, अगर मनुष्य की बात करें तो वृषण और अंडाशय, नर और मादा के अंदर, वृषण अंडाशय के अंदर उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, शुक्राणु और अंडाणु का बनना स्टार्ट हो जाता है, उनकी वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है किशोर अवस्था में, जुवेनाइल फेज जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद अपनी दूसरी अवस्था आती है जिसको अपन बोलते हैं जनन अवस्था। जनन अवस्था। अब जो जनन अवस्था है, अब किशोर अवस्था के बाद आपने देखा होगा कि जो अगर मनुष्य की अपन बात करें तो उनकी जो प्यूबर्टी वाली जो एज होती है 13 से स्टार्ट हो जाती है, लड़कियों की 13 से स्टार्ट होती है और लड़कों की जो होती है वो 14 से स्टार्ट होती है। तो आपने देखा होगा कि उनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, लड़कियों का और लड़कों का दोनों का अलग अलग, उनमें हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जनन अवस्थाएं होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि उनमें मेनेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों में 13 के बाद मेनेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते ही उसके बाद उनमें प्रजनन की अवस्था स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रजनन के लिए क्या होती है, तैयार हो जाती है लड़कियां। तो यहाँ पे जो लड़कों में 14 के बाद स्टार्ट होता है, 14 से स्टार्ट हो जाता है। तो जो जनन अवस्था है वो भी क्या होता है कि इसमें भी प्लांट्स में अलग होती है और एनिमल्स में अलग होती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स की अपन बात करें यहाँ पे, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो प्लांट्स में किस तरह से होगी ये और एनिमल में किस तरह से होगी। अगर अपन बात करें पादप और जंतु की, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो प्लांट्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स क्या, अपन जैसे उनको सीड डालते हैं और 1-2 महीने के अंदर ही क्या वो फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। सभी का अलग अलग मौसम होता है और सभी का एक अलग अलग तरीका होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि 1 वर्ष तक ही अपना जीवन यापन करते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। मतलब उनको या फिर आपने देखा होगा नॉर्मली बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, मोनोकोट जिनको कहा जाता है, एक बीजपत्री, तो उनका लाइफ साइकिल सिर्फ 3 से 4 मंथ का ही होता है, उससे ज़्यादा उनका लाइफ साइकिल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बात करते हैं अपन इसकी कि लाइफ साइकिल के अंदर उन्होंने प्लांट्स के अंदर 2 तरह के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं मोनोकार्पिक, कार्पिक, और एक होते हैं पॉलीकार्पिक। आगे देखते हैं अपन। मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि जो प्लांट्स का जीवन सिर्फ 1 वर्ष तक रहता है। मतलब उनमें क्या होगा, सीड्स को डाला, फिर उनका थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, हल्का सा उनमें लीफ वगैरह निकलना स्टार्ट हुई और 1 साल के अंदर अंदर उनके फ्रूट्स भी आ गए, सीड भी आ गए और उनमें फ्लावर बनना स्टार्ट भी हो गए, सीड्स का निर्माण भी होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कंप्लीट अपना जीवन यापन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आ रही बात समझ में? मतलब 1 वर्ष के अंदर उनको सारा अपना जो जीवन है वो कंप्लीट करना है, वो होते हैं 1 वर्षीय। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ। बांस जो होता है बैम्बो, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी कभी कभी उसकी 50 से 100 वर्ष तक सर्वाइव करने के बाद भी उसके जीवन काल में सिर्फ कभी कभी 1 बार फूल बनना स्टार्ट होते हैं। 1 बार फूल आता है और उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बांस की कुछ स्पीशीज़ में होता है, कुछ उसकी जातियां हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बेम्बो पाई जाता है, उनकी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है। तो उनके अंदर क्या होता है कि कभी कभी उनके, जैसे यहाँ तो अपन बात कर ली इसकी कि ये 1 साल के अंदर जीवन यापन करते हैं, उनकी फ्लावर भी निकल जाते हैं, सीड्स भी आ जाते हैं, सब कंप्लीट हो जाता है और वो मर भी जाते हैं, उनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ जो बांस मोनोकोट के अंदर आया जाता है, तो 50 से 100 वर्ष तक ये जीवन यापन करते हैं। उसके बाद इनमें क्या होता है कि 1 बार इनकी लाइफ में 1 बार फ्लावर आते हैं, उसके बाद फ्लावर आने के बाद इनका कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुछ मैं यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जनन अवस्था सभी प्लांट्स में अलग अलग होती है। जब तक ऐसा नहीं है कि उनमें जैसे अपन ने ग्रो किया और फटाफट फूल आना स्टार्ट हो गए, नहीं, उनमें जनन अवस्थाएं आती है। जैसे आप यहाँ पे बात करेंगे अब अपन पॉलीकार्पिक की, तो इसमें अपन देखते हैं आगे। पॉलीकार्पिक आपने देखा होगा, आम बहुवर्षीय प्लांट है, प्लांट मीनिंग ट्री है, आम है, एक बहुवर्षीय है।
मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जब अपन इसका ये प्लांट 5 साल तक ग्रो नहीं करता है तब तक इसमें फ्लावर आना स्टार्ट नहीं होते हैं, और जब तक फ्लावर नहीं आएंगे तब तक सीड्स भी नहीं आएंगे, आगे जाकर के इसमें फ्रूट का निर्माण नहीं होगा, सीड्स नहीं बनेंगे। तो इनका जो जनन काल होता है वो एक मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा गर्मी में ही क्यों आते हैं, तो गर्मी में ही इनमें फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद इनमें फ्रूट्स आना स्टार्ट होते हैं, और फ्रूट्स के बाद इनमें सीड्स बनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक मौसम के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करती है, सीजनल भी होता है ये, और डिपेंड करता है कि ये कितने वर्ष का है। तो यूँ नहीं है कि जैसे ही अपन ने ग्रो किया अरे यार तो फल फ्लावर नहीं आया अभी तक, ऐसा नहीं है वैसा नहीं, कि सबका प्रजनन काल अलग अलग होता है, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जब अपन बात करें पादप की, मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक का मतलब यही है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष तक ही होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, ट्रीज है जिनका जीवन काल 2000 तक भी हो सकता है, बेनियान ट्री का होता है। और जैसे आम है उनका सीजनल होता है, अमरूद का सीजन अलग होता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ट्रीज ऐसे होते हैं जिनका फ्रूट्स का टाइम अलग होता है, उनकी जो ब्रीडिंग सीजन का जो टाइम है, प्रजनन करने का जो टाइम है वो बिल्कुल अलग होता है, उनके फ्लावर अलग अलग टाइम पे निकलते हैं। तो ये सब अलग अलग है, ठीक है। और उसके लिए उनको पहले से ही अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं उनके अंदर वो उनको डेवलपमेंट होना पड़ता है, उसके बाद ही वो प्रजनन के लिए तैयार होते हैं। अब अपन बात करते हैं एनिमल्स की। अब बात करते हैं अपन एनिमल्स की। तो जो एनिमल्स हैं उनमें कैसे होता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सबसे पहली बात तो अपन मैमल्स की बात करते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी, जिसके अंदर मनुष्य को भी रखा गया है, वेल फिश है, चमगादड़ है और प्राइमेट्स है, सारे प्राइमेट्स। मैमल्स में भी प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अंदर कौन आ जाएगा, मनुष्य, चिंपैंजी, प्राइमेट्स के अंदर आ जाएंगे, मनुष्य है, चिंपैंजी है, और इसके अलावा इसके अंदर और इस नॉन प्राइमेट्स के अंदर आ जाएंगे, चूहा है, कुत्ता है, बिल्ली है। बिल्ली, ये सब क्या है, किस में आ जाएंगे, ये नॉन प्राइमेट्स में आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं प्राइमेट्स की। ये तो हो गई बात प्राइमेट्स की, मनुष्य को अपन को पढ़ना है मनुष्य के अंदर, बाकी अपने को थोड़ा सा आपको उसके नॉलेज भी दूंगी मैं इसके बारे में। तो जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें जो जनन का जो काल है वो किस तरह से आता है, मतलब जो प्रजनन की जो अवधि है वो किस तरह से इनके अंदर आती है। तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में। अपन बात करते हैं इसके बारे में अब प्राइमेट्स में, मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य के अंदर जो होता है यहाँ पे कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कंटिन्यूस यानी निरंतर और सीजनल मौसमी, ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो आप अब इनके अंदर जो होता है, एक तो होता है कंटिन्यूस यानी निरंतर, और एक होता है मौसमी ब्रीडिंग। निरंतर का मतलब क्या होता है कि मनुष्य के अंदर फीमेल में, मादा में मेनेस्ट्रल साइकिल यानी मध चक्र, रज चक्र, रजोधर्म, धर्म स्टार्ट होता है। कैसे होता है, आपके एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा नहीं दे रखा है क्योंकि इसकी जो आगे वाला चैप्टर है उसमें अपन कंप्लीट करेंगे इसको पूरा, फिर भी आप देख लो एक बार। निरंतर कैसे होता है इनके अंदर, किसी भी इनकी 12 मंथ के अंदर कभी भी हर मंथ में क्या होता है, अंडाशय के अंदर हर मंथ अंडाशय के अंदर एक एग का निर्माण होता है और ये फर्टिलाइज होता है। ये हर मंथ के अंदर एग का निर्माण होता है, और ये अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो आगे जाकर के क्या होता है, रजोधर्म यानी मेनेस्ट्रल साइकिल चलता है।
अगर ये फर्टिलाइज होता है तो एक बर्थ बेबी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे एक बच्चे का क्या हो जाता है, का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो डिपेंड करता है कि प्रजनन काल होता कैसे है गर्ल्स के अंदर, लड़कियों के अंदर। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं मनुष्य के अंदर निरंतर होता है, मतलब किसी भी सीजन के अंदर एक मादा बर्थ बेबी का निर्माण कर सकती है। मैं यहाँ पे यही समझाने वाली हूँ आपको कि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें मौसमी होता है, यानी कि या तो उनमें साल में एक बार होगा तभी ही वो अपने बच्चों को बर्थ कर सकते हैं, उसके अलावा वो किसी भी मंथ में अपने बच्चे को बर्थ नहीं कर सकते। और मनुष्य के अंदर क्या होता है कि वो किसी भी मंथ में बच्चे को मादा बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि उनकी हर मंथ में एक अंडाशय के द्वारा अंडाशय में एक अंड का निर्माण होता है। अगर उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो बर्थ बेबी बन सकता है, और नहीं होता है तो आगे जाकर के वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदल जाता है, जो कि जिसको अपन ब्लीडिंग कहा जाता है। तो ये रजोधर्म जिसको हिंदी में कहा जाता है वो स्टार्ट हो जाता है हर मंथ। तो हर मंथ मनुष्य के अंदर वो बर्थ बेबी को निर्माण कर सकता है। तो ये तो हो गई बात निरंतर वाली यहाँ पे। अब हम बात करते हैं मौसमी। तो मौसमी के अंदर भी 3 तरह से ये कंप्लीट होता है। मौसमी में भी ये अपने कैसे 3 तरीके से कंप्लीट होगा। तो पहला होता है इसके अंदर मोनोएस्ट्रस, एस्ट्रस, फिर आता है पॉलीएस्ट्रस, और फिर आता है आपका मौसमी एस्ट्रस। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजी वे में समझना। मौसमी के अंदर जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनकी बात करें, उनके अंदर की मोनोएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस और मौसमी एस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस में क्या होता है कि पूरे 12 मंथ में एक मंथ में ही वो ब्रीडिंग कर सकते हैं, किसी भी मंथ में ब्रीडिंग कर सकते हैं। उस मंथ में इनका क्या होता है, हीट काल होता है, उनका हीट काल, उष्मायन काल भी बोल सकते हैं। उस समय मादा क्या होती है, उत्तेजित होती है। उसी समय क्या होता है कि अगर नर के शुक्राणु को उसकी मादा की योनि में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, तो मादा क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, गर्भवती हो सकती है और न्यू बर्थ बेबी का निर्माण कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस समय क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके एंडोमेट्रियम में जो ब्लीडिंग होगी वो आगे जाकर के क्या होती है, इनकी यूट्रस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाली हूँ मोनोएस्ट्रस का मतलब है कि इनके सिर्फ एक ही मंथ ऐसा होता है जिसमें ये उष्मायन काल की अवधि में होते हैं। उस समय ही ये क्या कर सकते हैं, नर के द्वारा मेटिंग कर सकती है मादाएं, और उसके बाद ही ये बर्थ बेबी का निर्माण कर सकती है। अगर ये किसी और उसके अलावा किसी भी मतलब साल में सिर्फ एक बार ही ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर पॉलीएस्ट्रस की बात करें तो पॉलीएस्ट्रस में हर मंथ में इनमें निर्माण होता है, लेकिन ये प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स है। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में अपन गाय, और अगर अपन एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो इसमें भालू। मोनोएस्ट्रस में क्या आ जाएगा, भालू। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर रहता है। तो मोनोएस्ट्रस मतलब कुछ ही सीजन के अंदर, एक ही मंथ के अंदर ये बर्थ बेबी का निर्माण कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। पॉलीएस्ट्रस में क्या होगा कि दोनों ही मतलब किसी भी मंथ में कर सकते हैं। तो गाय भैंस जो आपने देख रखी है तो ये किसी भी मंथ में अपने बर्थ बेबी का निर्माण कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो कि मैम ये बात तो आपने जस्ट इधर भी बताई है, हाँ मैंने इधर भी बताई है। तो आप पॉलीएस्ट्रस को यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का पॉलीएस्ट्रस ही है। मनुष्य के अंदर होता है लेकिन ये भी एक प्रकार का पॉलीएस्ट्रस ही है। अब बात करते हैं मौसमी एस्ट्रस। तो आपने देखा होगा कि कुछ प्राइमेट्स ऐसे होते हैं, नॉन प्राइमेट्स ऐसे होते हैं जैसे चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, और इसके अलावा भी आपने देखा कि वो सीज़न के अकॉर्डिंग, जो मौसम के अकॉर्डिंग ही उनमें ब्रीडिंग होती है, प्रजनन की क्रिया होती है।
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि मेंढक जो होते हैं, फ्रॉक जो होते हैं, उनका जो सीज़न होता है अगस्त सितंबर के अंदर ही उनके छोटे छोटे फ्रॉक को देखा जाता है। तो जब वो उनका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो क्या होता है, बारिश का मौसम होता है। तो ब्रीडिंग सीज़न के टाइम पे ही उनके जो बर्थ बेबी का निर्माण होता है। उस समय आपने देखा होगा कि घरों के आसपास छोटे छोटे फ्रॉक वगैरह मिल जाते हैं आपको। तो उनका जो सीज़न है वो यही है। तो सीजनल का मतलब यही है कि मौसम के अकॉर्डिंग इनमें ब्रीडिंग होती है। जब तक उनका मौसम नहीं आता है तब तक इनमें ब्रीडिंग नहीं होती है। तो जो कुत्ता बिल्ली, इनके अंदर मौसम के अकॉर्डिंग ही ब्रीडिंग का कंप्लीट होती है। तो ये तो बात हो गई अपनी इसकी। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये तो एस्ट्रस है ही नहीं, लेकिन आपके आगे चलकर जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका लैंगिक जनन फ्लावर में और लैंगिक जनन मैमल्स में, तो उसके अंदर अपने को एस्ट्रस और मेनेस्ट्रस साइकिल दोनों ही कंप्लीट करना है वहाँ पे। तो आपको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया है। अब पढ़ते हैं अपन लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं हैं जो कि अपन कंटिन्यू करते हुए आगे लैंगिक जनन की घटनाएं। क्या है लैंगिक जनन की घटनाएं? चलो ठीक है, आज अब अभी अपन ने कंप्लीट कर लिया कि लैंगिक जनन करने के पहले मनुष्य के अंदर या प्लांट्स के अंदर उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, उसके बाद ही उनकी जो ओवेरी है, टेस्टिस है, वो आगे जाके डेवलपमेंट होता है। लेकिन कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो ये 3 टाइप्स में पढ़ेंगे अपन। पहला है इसका निषेचन पूर्व घटना। दूसरा है आपका निषेचन, और थर्ड है आपका निषेचन पश्च घटना। ये 3 टाइप्स में चलता है आपका लैंगिक जनन की घटनाओं में निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो ये तीनों में अपन को समझना है कि इन तीनों में क्या होता है, किस तरह से बेबी का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से उनकी कंप्लीट होता है, ये सब चीज़ें वो सब देखना है आपको। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले करते हैं निषेचन पूर्व घटना। अब आपको देखना पड़ेगा कि निषेचन की पहले की जो घटना है, मनुष्य की बात करते हैं मैमल्स की, तो यहाँ पे बात करती हूँ मैं आपको कि मनुष्य के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले लैंगिक जनन करने के लिए उनके युग्मकों का बनना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो लैंगिक अंग युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो युग्मक नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन ये बनते कैसे? क्योंकि जब किशोर अवस्था या जुवेनाइल फेज आएगी तभी उनमें क्या हो जाता है, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण हो जाता है। वैसे तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि बर्थ बेबी अगर किसी फीमेल किसी लड़की का जन्म होता है तो उनमें एग बनना उसी समय स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं बन पाते, परिपक्व नहीं हो पाते। वो परिपक्व कब होते हैं फीमेल के अंदर, वो 13 से 14 की जो एज होती है, उनका जो वर्ष होता है उनका, उस समय क्या होता है कि उस समय वो लड़की अगर 13 से 14 वर्ष की है तो उस समय उनमें एग पूरी तरह से क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। लेकिन परिपक्व होने के लिए इसमें 2 तरह का होता है। अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहा जाता है और शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो अंडाणु और शुक्राणु, अभी ये मेटिंग नहीं हुई है, ये अभी अलग अलग सेपरेट। मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होना स्टार्ट होता है 14 की एज में, लड़कों के अंदर 14 वर्ष में होता है। लड़कियों में ये जो एज है, प्यूबर्टी वाली जो एज है, वो जल्दी आती है, तो उनमें 13 में स्टार्ट हो जाता है। लड़कियों में मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, रजोधर्म, और वो उनमें अंडाणु बनना, अंड जनन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी और एक पूरा परिपक्व एग का या अंड का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो अंड जनन की क्रिया में अंड का निर्माण होता है इनमें,
और इनमें शुक्र जनन की क्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ जो अपन की बात कर रहे हैं अपन निषेचन पूर्व घटना, तो युग्मक का बनना मतलब लैंगिक अंगों के अंदर मनुष्य में नर के अंदर जो वृषण होते हैं उनमें तो शुक्राणु का बनना, और मादा के अंदर जो अंडाशय होते हैं उनके अंदर अंडाणु का बनना ही क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। तो ये युग्मक जनन है उसके अंदर कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो तब जाकर ही बनते हैं अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ ये तो बात हो गई अंडाणु शुक्राणु की, लेकिन आपने देखा होगा कि जो अंडाणु शुक्राणु होते हैं उनमें कई समयुग्मक, आगे पढ़ते हैं इसमें, समयुग्मक, विषम युग्मक और एक होते हैं असमयुग्मक। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है। अभी अपन ने पढ़े अंडाणु शुक्राणु के मिलने के बाद निषेचन होता है, लेकिन आपने ये देखा हो कि अंडाणु शुक्राणु की साइज अलग अलग होती है। असमयुग्मक वो है जिसके अंदर क्या होता है, दोनों ही एक ही साइज के होते हैं। मतलब अपन बाहर से नहीं कह सकते कि अंडाणु या शुक्राणु है, मतलब दोनों का जो साइज होता है, माप होता है, वो एक जैसा होता है। इस प्रकार के जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, क्लेडोफोरा के अंदर पाए जाते हैं। क्लेडोफोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। मतलब सम युग्मक का मतलब होता है सम यानी समान, सम एक जैसे दिखने वाले। तो जो क्लेडोफोरा होता है उसके अंदर क्या होता है कि अंडाणु और शुक्राणु एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक जैसे, तो क्लेडोफोरा के अंदर होता है। अब विषम युग्मक, तो मनुष्य में आपने देखा होगा, सुन तो रखा ही होगा, देखा नहीं होगा, तो जो शुक्राणु अंडाणु तो होता है एक बड़ी साइज का और शुक्राणु होता है बिल्कुल छोटी चम्मच जैसी आकृति का। मतलब एक तो होता है इसमें बड़ी साइज का और एक होता है छोटी साइज का। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यार अंडाणु तो इतना बड़ा है और शुक्राणु इतना है, तो हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एग होता है उसके पास ही शुक्राणु को आना पड़ता है, तो इसका वेट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और कभी आगे जाकर के बर्थ बेबी का निर्माण नहीं होगा। इसी वजह से इसकी साइज़ बड़ी होती है और इसकी साइज़ छोटी होती है। तो यहाँ देखा होगा कि ये जो होता है दोनों का माप भी अलग अलग है और इनका साइज भी अलग अलग है। तो यहाँ पे जो हो गया विषम युग्मक, विषम का मतलब है दोनों ही कैसे हैं, डिफरेंट है, एक दूसरे से कैसे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पे है असम युग्मक। असम युग्मक में क्या होता है कि दोनों ही इनका ना तो अमाप एक जैसा होता है, ना इनकी आकृति एक जैसी होती है, ना शेप एक जैसा होता है। तो इस तरह के जो बनने वाले होते हैं वो किस में होते हैं, फ्यूकस के अंदर होते हैं, जो एक प्रकार की कवक है। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों ही फ्यूकस, इसका एक एग्जाम्पल है फ्यूकस के अंदर, तो ये दोनों ही अलग अलग साइज़ के होते हैं और इनका अमाप भी अलग अलग होता है। तो इस तरह के जो देखा जाता है वो फ्यूकस के अंदर देखा जाता है। तो समयुग्मक, विषम युग्मक और असम युग्मक। युग्मक शुक्राणु अंडाणु को कंप्लीटली क्या कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है। और जब ये दोनों की मेटिंग होती है तो बनने वाली जो क्रिया होती है वो निषेचन कहलाती है, जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद युग्मक के बनने के बाद जो निषेचन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बनता है जायगोट यानी युग्मनज, और आगे जाकर के न्यू बर्थ बेबी का वो क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब युग्मक का स्थानांतरण बन गया, अपने कंप्लीट युग्मक बन गया है मनुष्य में मादा के अंदर, उसकी ओवेरी के अंदर, अंडाशय के अंदर युग्मक या कि अपन बोल सकते हैं अंडाणु का निर्माण कंप्लीट हो जाता है अंडजनन की क्रिया के द्वारा। और मेल के अंदर उसके वृषण में शुक्राणु का निर्माण कंप्लीट हो जाता है शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा। अब ये दोनों पहुँचते कैसे हैं एक दूसरे के पास, तो फ्लावर की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर अपन प्लांट की बात करें तो आपने देखा होगा कि एक ही फ्लावर के उसकी, मैं पादप की बात कर रही हूँ अभी, एनिमल की बात नहीं कर रहे पे, उसकी जो वर्तिकाग्र होती है और ये इसकी ओवेरी, यहाँ पे अंड होते हैं, इस जगह पे क्या होता है, अंड। और ये दूसरा फ्लावर है, दूसरे फ्लावर की यहाँ पे ये ओवेरी और इसका यहाँ पे ये होगा इसका पुंकेसर यानी पुमुंग, ये होता है इसका पुमंग और ये होता है इसका वर्तिकाग्र। ये अलग अलग फ्लावर है, दोनों अलग अलग फ्लावर है। इनके अंदर दोनों के अंदर क्या होगा कि परागण की क्रिया के द्वारा, परागण का नाम सुना है, अब अपन ने बना ली है, इनके अंदर अंड का निर्माण हो गया, इनके अंदर स्पर्म का निर्माण हो गया यानी पुमुंग का निर्माण हो गया। अब ये पहुँचते कैसे, तो अंड जनन की क्रिया द्वारा। तो ये हवा के माध्यम से इनके अंदर से पराग कण
पराग कण निकलकर हवा के माध्यम से किस दूसरे फ्लावर पर आकर के चिपक जाते हैं और इस तरह से वो अंदर जाकर के अंड को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और क्या बनता है, युग्मनज। और आगे जाकर के क्या बनता है, फिर भ्रूण और फिर फल और उसके बाद सीड। ये अपन आगे पढ़ेंगे कंप्लीट पूरा। तो ये सब चीज ये कंप्लीट चलता है फ्लावर के अंदर। तो ये तो हो गई फ्लावर की बात यहाँ पे। अब ये तो हो गई इसके स्थानांतरण कैसे होगा। अब इसके बाद सेकंड पढ़ते हैं अपन, जैसे अपन ने इसकी पहले पढ़ा था। वेट, निषेचन पूर्व घटना कंप्लीट हो चुकी है अपनी। निषेचन पूर्व घटना में आपने देखा है कि युग्मक बनते कैसे हैं। उसके बाद अपन देखेंगे निषेचन। तो निषेचन होता कैसे है। सेकंड, हाँ, तो निषेचन। अब अपने पास क्या आ गए, ये अंडाणु आ गया है और ये शुक्राणु आ गया। मादा के अंदर अंडाणु, उसकी अंडाशय के अंदर, और नर के अंदर शुक्राणु। कैसे आए ये, कहाँ से, वृषण से। कहाँ बनेगा, वृषण के अंदर, अंडजनन की क्रिया के द्वारा। अब ये तो बात हो गई इसकी। लेकिन आपने देखा होगा जो निषेचन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, और एक होता है आंतरिक निषेचन। अब आप सोच रहे होंगे मैम बाहर कैसे होता है। तो सीधी सिंपल सी बात है, मेंढक देखा है आपने, बहुत अच्छा उदाहरण है। मेंढक के अंदर क्या होता है कि दो फ्रॉग क्या करते हैं, एक फ्रॉग अपने शुक्राणु को क्या करता है, पानी के अंदर, और दूसरा अपने अंडाणु को क्या करता है, पानी के अंदर छोड़ देता है। इंटरनली होगा कभी भी, पानी के अंदर इनमें निषेचन की क्रिया होती है। शुक्राणु अंडाणु कंप्लीटली अलग अलग मेल फीमेल के अंदर कंप्लीट बन चुके हैं। अब यहाँ पे ये दोनों ही, जैसे इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, प्रजनन का जो काल आता है, जैसे मौसम अगस्त का जो मौसम है, सितंबर का बारिश का जो मौसम होता है, उस समय जैसे इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, उस समय ये दोनों क्या करते हैं, दोनों ही पानी के अंदर चले जाते हैं, दोनों फ्रॉग, और वहाँ जाकर के अपने अंडाणु और शुक्राणु को पानी के अंदर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब ये भविष्य में किसी भी तरह से प्राकृतिक रूप से जब भी ये मिलते हैं तो आगे जाकर के इनमें मेटिंग होती है इस तरह से, और आगे चल करके इनके अंदर क्या बनता है, युग्मनज बनता है। आगे चल के मेटिंग होने के बाद जाइगोट बनता है। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य अवस्थाओं में होता है। आपने देखा होगा कि जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं या बाह्य निषेचन करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में अपने एग और स्पर्म रिलीज करते हैं। और आपने देखा होगा जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें काफ़ी कम संख्या में एग का निर्माण होता है, और उनके कम संख्या में क्या होता है, आगे जाकर के शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बात मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि बाह्य निषेचन मेंढक के अंदर होता है, तो काफ़ी संख्या में शुक्राणु और अंडाणु अलग अलग नर और मादा के द्वारा बाहर पानी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ पे ये किसी भी अवस्था के द्वारा ये कैसे भी मिले, वो प्राकृतिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जितने भी अंडाणु शुक्राणु उनसे मिलते हैं, उनके द्वारा न्यू बर्थ बेबी यानी जो टेडपोल जो लार्वा बनता है, इनके द्वारा बनने वाला जो लार्वा होता है टेडपोल लार्वा बनता है। तो यहाँ पे जो टेडपोल लार्वा बनता है, आगे चल करके फिर वो मेंढक में एडल्ट जो मेंढक बनने कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो ये मेंढक का इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब अपन बात करते हैं आंतरिक फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए मनुष्य ही ले लो, यहाँ पे मेंस मनुष्य में इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि नर और मादा, नर के द्वारा जो बनने वाले शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु को मादा की क्या होती है, योनि के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है पेनिस के माध्यम से। ओके, मतलब आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि मनुष्य के अंदर नर के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो पेनिस के माध्यम से मादा की योनि में क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और वहाँ पर फेलोपियन नलिका
गर्भाशय के साथ में जुड़ी हुई होती है फेलोपियन नलिका, वहाँ पे जाकर के फेलोपियन नलिका में अंडाणु और शुक्राणु जो का मेटिंग होती है और वहाँ जाकर के आगे चल कर के इन दोनों के द्वारा फिर आगे जाकर के युग्मनज का निर्माण होता है, एक न्यू बर्थ बेबी का निर्माण होता है, भ्रूण बनता है और ये न्यू बर्थ बेबी का निर्माण होता है। तो इंटरनल मतलब उसकी योनि में छोड़ा जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया आंतरिक निषेचन। तो ये निषेचन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से निषेचन होता है, अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं और वृषण के अंदर क्या कंप्लीट होता है। तो ये हो गई अपनी इसकी बात और अपन आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब आते हैं थर्ड अपना निषेचन पश्च घटना। अब निषेचन पश्च घटना के अंदर अपन बात करते हैं शुक्राणु। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, शुक्राणु और अंडाणु दोनों की क्या हो गई, मैटिंग हो गई। ये अंडाणु, इसके बाद ये शुक्राणु आ चुका है कंप्लीट और ये अंदर इंजेक्ट हो चुका है और ये अंदर जाने के बाद इसकी टेल हट जाती है, यहाँ से इरेज कर दो इसको। और ये इसके बाद कंप्लीट क्या बन जाता है, युग्मनज। अब अपन बात कर रहे हैं ये यहाँ तक कि कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या होते हैं, तो युग्मनज बनने के बाद इनकी बॉडी में बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। युग्मनज बनने के बाद कई सारी अवस्थाएं पाई जाती है। इसके बाद क्या बनता है, इनमें मोरूला बनता है, 16 अवस्थाओं का मोरूला बनता है। मोरूला के बाद इसमें ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद इसमें गेस्टुला अवस्था चलती है और सबसे लास्ट में तीनों जो लेयर्स होती हैं एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों लेयर्स कंप्लीट बनती है। और तीनों लेयर कंप्लीट बनने के बाद न्यू बर्थ बेबी तीनों लेयर्स के द्वारा डिवाइड होता है कि कहाँ जाकर के कौन सा ऑर्गन बनना स्टार्ट होगा। इस तरह से 9 मंथ की पीरियड के बाद एक मनुष्य के द्वारा, मादा के द्वारा एक न्यू बर्थ बेबी को जन्म दिया जाता है। तो यहाँ होती है इसके बारे में, इसकी थोड़ा सा इसके अंदर और थोड़ा सा अपन ऐड कर देते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको अपन बोल सकते हैं अंडप्रजक। नाम से ही पता चल रहा है अंडे देने वाले, क्या, अंडे देने वाले। अब अंडाणु शुक्राणु तो बन गया, लेकिन आपने देखा होगा जैसे बतख है, आपने देखा होगा मुर्गी है वो अंडा देती है, लेकिन जैसे मैमल्स है जिसमें कंगारू है, सभी जो प्राइमेट्स है वो बच्चे देते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बच्चे भी देते हैं और उनमें एग का निर्माण भी होता है, उनको अंड जीव प्रजक भी कहा जाता है। तो ये 3 तरह के यहाँ पे पाए जाते हैं, अंड प्रजक, सजीव प्रजक और अंड सजीव प्रजक। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंड प्रजक में होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, जैसे अपन सीधी सी बस ये बतख है, मुर्गी है, हैन, आपने देख रखा है सबने अंडे भी खा रखे हैं। इनके अंदर से जब ये पूरे एग बनता है इनके अंदर और एग ही बाहर निकलता है। तो ये देखा होगा मनुष्य है, गाय, भैंस, बिल्ली, ये सब इसके अंदर, गाय, भैंस है, कुत्ता है, इनके अंदर क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। तो सजीव प्रजक उनको कहा जाता है जो कि आगे चल करके एक बच्चे को, कंप्लीट बच्चे को जन्म देते हैं। इनके अंदर एग का निर्माण नहीं होता है। ओके, लेकिन आपको मैं यहाँ एक बात बता दूँ कि जब मनुष्य के अंदर, सजीव प्रजक में मनुष्य के अंदर जब यहाँ पे जब बेबी का निर्माण स्टार्ट होता है तो उनको जो पोषण मिलता है वो किससे मिलता है, अपरा द्वारा। किससे मिलता है, अपरा द्वारा मिलता है। लेकिन समझने वाली बात है, ये जो अंड प्रजक होते हैं इनके अंदर जो अंडे देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इनके जो बेबीज़ को जो पोषण मिलता है वो किससे मिलता है, उनके एग से या फिर अंड से मिलता है। समझ रहे हो बात को। मनुष्य के अंदर उनको पोषण मिलता है बर्थ जो भ्रूण होता है उसको मिलता है अपरा द्वारा, लेकिन जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं उनके अंदर जो मिलता है उनको अंड से ही उनको पोषण मिलता है। अब अपन बात करें अंड सजीव प्रजक, ये क्या है भाई, तो ये देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ देखते हो शार्क सबने देख रखी है, मछली काफ़ी। तो इसके अंदर क्या होता है कि
फिश के अंदर इसके यूट्रस के अंदर एग का निर्माण होता है। इसके यूट्रस के अंदर एग का निर्माण होता है। तो इसका जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो उसके एग में कवर्ड रहता है, पूरी तरह से कवर्ड रहता है। लेकिन क्या होता है कि ये अभी इसके अंदर पूरी तरह से कवर्ड रहेगा, एग के अंदर कवर रहता है, लेकिन ये क्या करती है, उस एग को बाहर नहीं निकालती है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे मुर्गी की बात करूँ मैं, तो मुर्गी का अंडा आपने सबने देख रखे तो पूरा एग बाहर आता है, लेकिन यहाँ पे जो शार्क होती है वो उसका जो भ्रूण होता है वो एग के अंदर होता है, पूरा कवर्ड होता है, बट यहाँ पे जो एग होता है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आता है, वो वहीं डैमेज हो जाता है, वो वहीं पर टूट जाता है, और उसके अंदर जो बनने वाला जो भ्रूण होता है वो बाहर आता है। जो उससे वाली जो छोटी फिश होगी, उसकी जो लार्वाज होंगे वो सब बाहर आएंगे, बाकी एग पूरा बाहर नहीं आता, वो वहीं टूट जाता है। लेकिन जो भ्रूण होता है उसका निर्माण कहाँ होता है? एग के अंदर होता है, इसीलिए अंड सजीव प्रजक कहा जाता है। इसमें एक अच्छा उदाहरण है कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर भी इसी तरह से चलता है। तो यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको कुछ। तो यहाँ पे सजीव प्रजक को जरायुज भी कहा जाता है, बच्चे देने वाले एनिमल्स। तो ये अपना हो गया है निषेचन, पश्च घटना, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण। तो ये चैप्टर अपना यहीं खत्म होता है, और आगे भी अपन कंटिन्यूस करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।